नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में सिखाया जाता है कि सप्लाई ऑफ मनी क्रिएट्स डिमांड, यानी कि आपके पास जितना ज़्यादा लिक्विड कैश रहेगा आपका खर्चा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और समय के साथ साथ अगर आपने सही तरीके से फाइनेंशियल प्लान्स नहीं किए तो बाद में जाके जो परेशानी है वो आपको झेलना पड़ेगा। बात ये मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस सिचुएशन में मदद करने वाला कोई नहीं होगा और बाद में जाकर आपको रियलाइज़ होगा कि मैंने अपने लिए या फैमिली के लिए ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने सिर्फ बैंक में पैसा रखा था जो समय के साथ साथ सड़ जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो आप देख रहे हैं कैपिटल ट्रेडिंग और आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट प्लान्स फॉर 9 to 5 जॉब। आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, इन्वेस्टमेंट प्लान सबको जरूरत पड़ता है। नॉर्मली लोगों को ऐसा लगता है, आप भी देखते होंगे आपके आसपास में लोग इनकम तो करते हैं लेकिन पैसा का सेविंग्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स में क्या कोई फ़र्क है? क्या इशू होगा अगर मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ या सेविंग्स नहीं करता? अगर आप जॉब करते हैं तो इस एक बात का कंफर्मेशन होता है, महीने का किसी एक तारीख को आपको अपना सैलरी मिल जाता है, लेकिन उस सैलरी का करना क्या है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इससे आपको वो हेल्प मिलेगा जहाँ पे आप अपना पैसा का इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर सकते हैं। मेरा एक दोस्त है मनीष, जिसका सैलरी है 45,000, बट पीएफ एंड ईएसआई कटने के बाद उसे इन हैंड सैलरी 40,000 मिलता है, मान लीजिए 1 तारीख को या 31 तारीख को। ये पैसा मिलने के बाद उस पैसा का रूम रेंट देता है 10,000 का, और घर में खर्चा करने के लिए अपने पास और 10,000 रखता है और 15,000 वो भेज देता है घर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 35,000 उसका एक महीने का खर्चा है। ये खर्चा कंप्लीट करने के बाद उसके पास जो 5,000 रुपया बचता है वो अपना जो है दोस्तों के साथ पार्टी करता है या फिर कहीं पे घूमने जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है, क्या 40,000 एक सिंगल आदमी एक शहर में रह के खर्चा कर सकता है? और अगर कर रहा है तो क्या इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? इसके बारे में जो जरूरी सवाल ये है कि कहाँ करना चाहिए, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मनीष चला जाता है ऑफिस, पूरा दिन काम करने के बाद वो 7 बजे रूम फिर वापस आता है, और इस बीच में मार्केट जो है सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक खुला रहता है। मैं स्टॉक मार्केट का बात कर रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वहां पे इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास समय नहीं है या फिर एनालिसिस करने के लिए जो है टाइम नहीं है, तो फिर वो पैसा इन्वेस्टमेंट कहाँ करे? हमारे लाइफ में खर्चा करने के लिए 2 तरीका होता है, एक होता है नीड्स और एक होता है वांट्स। नीड्स वो चीज़ है जिससे आप बच नहीं सकते, जो आपका हर महीने खर्चा है और ये आपको पता होता है कि हर महीने ये खर्चा होगा ही। लेकिन जो वांट्स है, जो हर महीने नहीं होता है, जो आपका ख्वाहिशें है, पार्टी करना होगा या घूमने जाना है, जिसके बिना भी आप जिंदा रह सकते हैं, आप जी सकते हैं, तो उस चीज़ को हम वांट्स में कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मनीष का मैंने कहा था कि 10,000 का रूम रेंट और 10,000 का खाने पीने का खर्चा होता है और 15,000 घर बेचता है, ये पैसा पूरा चला जाता है 35,000 नीड्स में, जिससे वो बच नहीं सकता। लेकिन जो 5,000 वो खर्चा करता है वो चला जाता है वांट्स में, इसके बिना भी रहा जा सकता है। और इस चीज़ को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से आपका सैलरी चाहे 20,000 हो, 60,000 हो या 1 लाख हो, जिस तरीके से मैं ये प्लान आपको बताऊंगा, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका सैलरी चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक परसेंटेज व्यूज के हिसाब से आप अपना जो है सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना नीड्स भी पूरा कर सकते हैं और अपना वांट्स के लिए भी आप पैसा खर्चा कर पाएंगे। तो हमें बनाना पड़ेगा एक प्रॉपर मेथड जहाँ पे हम यूज करेंगे 50, 30 एंड 20 का फॉर्मूला। 50, 30, 20 का ये फॉर्मूला बहुत पुराना है और ये सदियों से चला आ रहा है, अभी भी काम करता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं। जिनमें 50% ऑफ योर इनकम जाएगा नीड्स पूरा करने में, 30% ऑफ योर इनकम जाएगा वांट्स पूरा करने में और 20% ऑफ योर इनकम जाएगा इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स में। लेकिन इसका सही ऑर्डर में होना जरूरी है। सैलरी मिलने के बाद या इनकम जो पैसा आपको मिला है उसमें मिलने के बाद आपको 20% सीधा इन्वेस्टमेंट में जाना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना नीड्स पूरा कीजिए 50% का, उसके बाद जो है आप 30% अपना वांट्स के लिए खर्चा कीजिएगा। तो ये एक सही ऑर्डर में चला जाता है। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होता। एक बंदा जिसका एज 25 या 30 साल के बीच में है, जो नया नया जॉब में आया है, उसको ऑब्वियसली दिल करेगा कि उसका दोस्त लोग खर्चा करता है दिल खोल के, तो उसको भी मन करेगा कि 9 to 5 जॉब में मैं हर दिन बॉस का गाली खाता हूँ, सोमवार से शुक्रवार तक, शनिवार तक मैं ऑफिस जाता हूँ, हफ्ता में 1 दिन छुट्टी मिलता है, तो रिलैक्सेशन के लिए एक पार्टी तो बनता है। या फिर मनीष को शौक है घूमने जाने का, तो कम से कम महीने में ना सही 2-3 महीने में एक बार तो घूमने जाया जा सकता है। तो क्या वो हम नहीं करेंगे? सिर्फ इनकम करेंगे और सेविंग्स करेंगे, उसके बाद एक टाइम आएगा जब हम मर जाएंगे तो हमने तो जिंदगी को जिया ही नहीं। तो क्या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लेकिन उसका एक सही तरीका होना चाहिए जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। अमीर जो है वो एसेट पे इन्वेस्ट करते हैं और जो गरीब है वो लायबिलिटी पे इन्वेस्ट करते हैं। इस नज़रिया से अगर देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि हर दिन जो आप चीज़ें खरीदते हो वो चीज़ एक्चुअली में खरीदने का जरूरत नहीं है, वो लायबिलिटी है। दिन के साथ साथ उसका जो भाव है वो गिर जाता है। इसीलिए इन्वेस्ट हमेशा एसेट पे करना चाहिए। वही चीज़ खरीदो जिसका आपको ज़रूरत है या जिस चीज़ को आप बाद में काम में लगा सकते हो।
जिस वजह से अगर आपको समय का संबंध ये चीज़ को समझना है कि टाइम वेस्ट कैसे रोका जाए, कैसे रील स्क्रॉल करते करते रात का 2-3 बज जाता है, इस चीज़ को रोका जाए, इस चीज़ को समझने के लिए आप ये वाला वीडियो देखिए जिसमें मैंने टाइम का टोटल ब्रेकडाउन किया है। आपको समझ में आएगा कि टाइम जो वेस्ट होता है इससे कैसे बच सके। तो सबसे पहले जब इनकम स्टार्ट हो रहा है या फिर मैं इनकम कर रहा हूँ, मान लो मेरा एज चाहे जो भी हो, लेकिन मैंने अब तक किसी भी तरह का इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं किया या फिर मैंने किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इस चीज़ को सबसे पहले समझते हैं इमरजेंसी फंड क्या होता है। जो भी पैसा आपका नीड्स में आता है, आपका सैलरी का 50% पैसा नीड्स में आता है, राइट। वो नीड्स जो है वो आपका कम नहीं हो सकता, जो आपका हर महीने लगेगा ही लगेगा, आपको पता है। तो आपका जो पैसा बच जाएगा नीड्स के बाद, तो पहले तो आपको 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। जैसे मनीष के क्षेत्र में अगर 5,000 रुपया बच रहा है और उसका जो वांट्स है, जो नीड्स है उसका, उस नीड्स में मान लो उसका 20 या 25,000 रुपया खर्चा होता है, तो 6 महीने के हिसाब से उसको हर महीने 5,000 करके इसको सेविंग्स करना पड़ेगा जब तक उसके पास 6 महीने का ये इमरजेंसी फंड क्रिएट ना हो। अक्सर लोगों को ये चीज़ बाद में रियलाइज़ होता है जब प्रॉब्लम आता है किसी भी तरह का फाइनेंशियल, कि मैंने ये इमरजेंसी फंड क्रिएट क्यों नहीं किया। तो अगर आपका पास ऐसा कोई सिचुएशन चल रहा है या फिर आप उस सिचुएशन से उभर चुके हो, ये वादा करना है खुद से कि 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड, मैं मेरा नीड्स को क्लियर करने के बाद जो पैसा बचेगा उसको मैं इमरजेंसी फंड के हिसाब से रखूंगा, ताकि किसी भी टाइम पे अगर प्रॉब्लम हो तो मैं उस पैसा का यूज कर सकूं, जिसकी वजह से आपको किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होना पड़ेगा। इस तरीके से नॉर्मली अगर एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है तो 10 महीना, 1 साल या किसी किसी के क्षेत्र में 1.5 साल लग सकता है। ये डिपेंड करेगा उसका सैलरी कितना है और उसका महीने का नीड्स कितना है। लेकिन ये इमरजेंसी फंड क्रिएट होने के बाद जो पैसा आपके पास बच जा रहा है हर महीना, उस पैसे को इन्वेस्ट करना जरूरी है। लेकिन दिक्कत का बात, जैसे कि मैंने कहा कि 7 बजे उठते हैं, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते हैं और शाम 7-8 बजे रूम आते हैं, उसके बाद खाना खा के आप सो जाते हैं। नॉर्मली समय नहीं मिलता और हफ्ते में जो 1 दिन छुट्टी मिलता है वो दोस्तों के साथ या बाहर घूमने में कट जाता है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, किस जगह पे करना चाहिए, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैंने इन्वेस्टमेंट को नॉर्मली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होता है लो रिस्क इन्वेस्टमेंट, एक होता है मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट और एक होता है हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले लो रिस्क इन्वेस्टमेंट क्या क्या है वो हम समझते हैं। जैसे कि आप जॉब करते हैं तो आपका सैलरी आपको कंफर्म में मिलेगा और वो कौन तारीख को मिलता है वो आपको पता है, जिस वजह से सबसे पहले आपको एक लो रिस्क इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। नॉर्मली लो रिस्क कैटेगरी में होता है आपका लिक्विड फंड, एफडी, आरडी, सेविंग्स अकाउंट, डेब्ट फंड। एफडी, आरडी और सेविंग्स अकाउंट का जो कैटेगरी मैंने आपको बताया, इसको मैं इन्वेस्टमेंट नहीं मानता, क्योंकि 1 साल बाद अगर आप कैलकुलेशन करके देखोगे या टोटल कैलकुलेशन करोगे और लास्ट में जाके इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेशियो है 5% का, उसको एडजस्ट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना कम आपको रिटर्न मिल रहा है। तो सेविंग्स अकाउंट जो है, बैंक में जो पैसा रखा जाता है, उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बैंक में पैसा रखने से 4% मैक्सिमम आपको मिलेगा और 5% का अगर इन्फ्लेशन रेट है तो 1 साल बाद अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1% का आपका लॉस है, जिसका पूरा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इन्फ्लेशन का क्या है मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ये वाला वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। तो क्या नहीं करना चाहिए लो रिस्क इन्वेस्टमेंट? करना जरूर चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूं कि महीने में 10,000 आपका जो है बच जाता है। इस 10,000 आपका जो है सैलरी का 20% है जो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस 10,000 को या 20% ऑफ योर इनकम आप किस किस जगह पे इन्वेस्ट करेंगे? तो 10,000 के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको एक मंथली आरडी क्रिएट करना है, रिकरिंग डिपॉजिट, जहां पे हर महीने आपको 2,000 करके जमाना है। और ये आप कुछ सालों तक कर सकते हैं, 1 साल तक कर सकते हैं, 5 साल तक कर सकते हैं। आपको एक अच्छा जो है रिटर्न जनरेट मिलेगा, जहां पे 9%, 8% के आसपास का आपको एक इंटरेस्ट रेट जो है बैंक आपको देगा। ये एक बिना रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट है। लो रिस्क मतलब इसमें कोई रिस्क है ही नहीं। इसमें जो है आपको 8-9 साल बाद या फिर जब भी आप इसका मैच्योरिटी आपको मिलेगा तब आपको इंटरेस्ट के साथ आपका कैपिटल जो है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो इस वजह से 2,000 का आप एक आरडी कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर ये आपका पहला स्टेप हुआ तो ये करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, हर महीने ये पैसा जब आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट होगा बैंक अकाउंट से तो एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा, इन्वेस्टमेंट का एक मेंटालिटी क्रिएट होगा, जो बाद में जाके आप खुद को ही थैंक यू बोलोगे, क्योंकि इसका जरूरत आपको भविष्य में जरूर पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। तो 10,000 में से 2,000 अगर खर्चा हो गया
इसके बाद आपको बचा 8,000। ये 8,000 में से आप 3 से 4,000 मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट पे लगा सकते हैं। अब मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट में क्या आता है? मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट में आता है ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना जाए बट इनडायरेक्टली ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। जैसे कि मैं बात करूंगा म्यूचुअल फंड का। अब म्यूचुअल फंड का भी कैटेगरी होता है, एक होता है सिंपल म्यूचुअल फंड, आप एसआईपी कर सकते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अलावा आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या है? जिसमें आपको गोल्ड, इक्विटी और भी बहुत सारा सेक्टर को मिला के बनाया गया है। तो नॉर्मली क्या होता है, हर सेक्टर एक टाइम पे नहीं गिरता, जिस वजह से इसमें आपको एक फायदा क्या है कि पूरा का पूरा अमाउंट नहीं गिरेगा। मार्केट में थोड़ा सा भी उछाल हुआ तो फिर एक ना एक इंडस्ट्री भागता ही है। इसी वजह से हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट के लिए एकदम सही है। बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में सही से और भी डिटेल जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने म्यूचुअल फंड और एसआईपी का टोटल ब्रेकडाउन किया है, जहां पे आपको पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्यों करना चाहिए, कहां करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब इस चीज को करने के लिए आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए, एक ब्रोकर का ऐप होना चाहिए। मैं रेकमेंड करता हूं धन या अपस्टॉक्स को, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से अपना अकाउंट खोल सकते हैं और उसके बाद आप अपना जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी वगैरह करने के लिए आपको बैंक के पास जाना सही होगा। तो जैसे कि आपने टोटल 4,000 म्यूचुअल फंड में डाल दिया है और 2,000 आरडी कर लिया है, तो 6,000 आपका खर्चा हो गया, बचा 4,000। इस 4,000 को हम जो है हाई रिस्क और मीडियम रिस्क दोनों की तरह जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, गोल्ड या निफ्टी का जो ईटीएफ है हम उसको खरीद सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसे इंडेक्स फंड भी कहा जाता है। निफ्टी का ईटीएफ जो है ये क्या होगा, ये दो तरीके से आपको समझना पड़ेगा। एक है इंडेक्स फंड का म्यूचुअल फंड भी होता है और एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि ईटीएफ भी होता है। इन जगहों पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक चीज तो पता है कि देश आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है, लोगों का जो कमाई का जो मेन रीजन था या फिर जो मेंटालिटी था वो चेंज हो रहा है। लोग काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो नॉर्मल बात यह है देश आगे बढ़ रहा है। इस सिचुएशन में अगर आप ईटीएफ या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो सालाना अगर मैं आपको बात करूं तो 20% एंड अबव का इंटरेस्ट आपको साल में मिल जाता है। ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। कम रिस्क भी है इसमें, क्योंकि ईटीएफ उतना ज्यादा गिरता नहीं है मार्केट गिरने से, जितना ज्यादा उठता है मार्केट उठने से। इस वजह से ईटीएफ और इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छा जरिया माना गया है। ये जो टोटल 10,000 मेरा खर्चा हो गया, अब मैं आपको बताता हूं एक्चुअली में जो 10,000 खर्चा हुआ इसको आपने अलग अलग फंड में इन्वेस्ट किया। तो वॉरेन बफेट का थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने डाइवर्सिफिकेशन भी सही तरीके से किया और अच्छा जगह पे इन्वेस्ट भी किया जहां पे 3 तरह का रिस्क भी शामिल है। लेकिन एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना। किसी भी इंडस्ट्री का या सेक्टर वाइज स्टॉक चूज करना है, उस स्टॉक का फंडामेंटल, टेक्निकल और बैलेंस शीट वगैरह देखना है। कंप्लीट देखने के बाद आपको अगर समझ में आया कि कहां पे एंट्री करना है, आप वहां पे ले सकते हो स्टॉक को। लेने के बाद आप उसको होल्ड कर सकते हो और एक प्रॉपर प्रॉफिट होने के बाद आप निकल भी सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में ईवी बैटरी का बहुत ज्यादा जो है आने वाला है समय, इसके अलावा रेलवे कभी डाउन नहीं जा सकता क्योंकि रेल का जरूरत जिंदगी में आगे और भी पड़ने वाला है। पेट्रोलियम का बात अगर मैं करूं तो वो बढ़ने वाला है। तो इस चीज में ऐसा बहुत सारा सेक्टर या इंडस्ट्री है जो कभी गिरेगा नहीं, क्योंकि उसका जरूरत इंसान को हर दिन आम जिंदगी में पड़ता है। जो भी प्रोडक्ट या जो भी इंडस्ट्री आम आदमी के लिए चीजें बनाता है, हर दिन यूज करने वाला चीज बनाता है, वो चाहे कोरोना जैसा अटैक ही क्यों ना आ जाए, लेकिन वो चीज लोगों को जरूरत पड़ेगा। चाहे वो फार्मा हो, हेल्थ हो या फिर साबुन, तेल, नमक हो, कोई भी एक चीज हो, लेकिन लोग उसका यूज करना नहीं छोड़ेंगे। इसी वजह से आपको स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करके एक अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हो। मेरा ऐसा भी टाइम गया था, मुझे याद है, IRFC जो स्टॉक है रेलवे का, उसमें मैंने एक महीने में 70% तक का भी रिटर्न कमाया है, नॉर्मल डिलीवरी में ट्रेड करके। तो यहाँ पे मैं अगर आपको बात करूं, ये वीडियो एक्चुअली में ना तो स्टॉक मार्केट का है और ना ही ये वीडियो ट्रेडिंग का है। मैंने अब तक आपको जो बताया ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताया, जहां पे 2-3-4 वीडियो का रेफरेंस भी दिया, क्योंकि इस वीडियो को समझने के लिए आपको वो 2-3-4 वीडियो भी देखना पड़ेगा जो मेरे चैनल पे है। आप जाके देखिए और पूरा टॉपिक को समझिए, फिर इस वीडियो में वापस आइए और मुझे बताइए कि ये प्लान सुन के, ये जो चीजें मैंने आपको बताया, आपको कैसा लगा। क्या ये और बेहतर हो सकता है या फिर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मैं आपके लिए और किस तरीके का कंटेंट या वीडियो ला सकता हूं।
जाने से पहले आपको एक बात बता दूं, स्टॉक मार्केट जैसा रिटर्न आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं दे सकता, लेकिन जहां पे पैसा ज्यादा है वहां पे रिस्क भी ज्यादा है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी रिस्क लेने का कैपेसिटी है तो डायरेक्टली किसी का बात सुन के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको खुद को आना चाहिए फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा आपको जो है चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस और एक कोच, क्योंकि मैं इससे पहले भी बताया हूं कि चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, स्पोर्ट्स का कोई भी स्ट्रीम हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके किसी कंपनी में जॉब करना हो, जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिलेगा आपसे पढ़ाई करके या डिग्री पाके आप उस काम को नहीं कर सकते। क्रिकेट बुक्स पढ़ के नहीं खेला जा सकता, उसके लिए कोच का जरूरत होता है। स्टॉक मार्केट में या ट्रेडिंग में भी इन्वेस्टमेंट या पैसा कमाने के लिए भी एक कोच का जरूरत है। नहीं तो सिर्फ बुक्स पढ़ के और यूट्यूब में वीडियो देख के अगर ट्रेडर बना जा सकता था तो देश में गरीबी नहीं होता। दूसरी बात है, मैं उतना बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन इतना बता सकता हूं कि मेरे पास आपके लिए एक टोटल कोर्स का ऑफर है जहां पे आप बहुत सारे चीजें सीख सकते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में। टोटल इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के बारे में मैं वहां पे बताता हूं, सिखाता हूं। 6 महीने का कोर्स होता है, NISM सर्टिफाइड भी हूं। तो अगर आप चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको पूरा का पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारा वेबसाइट चेक कर सकते हैं www.capden.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।